तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 74 मल्होत्रा मेंशन। दादाजी ने जैसे ही फोन काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही दूसरी तरफ वाले ने उनका फोन उठा लिया। दादाजी ने जैसे ही फोन उठाकर देखा वैसे ही उनके चेहरे के भाव नरमी से कठोर हो गए। वो फोन कान पर लगाकर लगभग वंश को डांट लगाते हुए बोले, कहाँ हो तुम वंश? और रियांश कहाँ है? तुम दोनों कल से मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहे हो? जवाब दो। ये सब दादाजी एक सांस में ही बोल गए बिना दूसरी तरफ की बात सुने। वही फोन के दूसरी तरफ से उन्हें किसी के खर्राटों की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही वो समझ गए कि ये कौन है और ये भी कि वंश ने जरूर उनका फोन नींद में उठाया है। दादाजी अब कभी गुस्से में फोन को देखते तो कभी सामने लगी घड़ी को, जिसमें लगभग सुबह के 11 बजने वाले थे। दादाजी से अब बर्दाश्त न हुआ। वो जोर से सख्त आवाज में चिल्लाए, वंश। वही फोन गलती से उसके हाथ लगने की वजह से स्पीकर पर हो गया था। उनकी चीख उसके कानों में गूंजी और ये सुनते ही वंश हड़बड़ाते हुए सोफे पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें फटी थी और दिल की धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थी। वो डरते हुए बोला, जी कहिए। ये कहते हुए वो डर के साथ आसपास देखने लगा जहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर ठीक सामने रखी टेबल पर गई जहाँ उसका फोन था और उस पर दादाजी का कॉल चल रहा था। वंश ने हड़बड़ाहट में उसे अपने कान से लगाया और डरते हुए बोला, जी कहिए दादाजी। तभी दादाजी गुस्से से दूसरी तरफ बोले, कहाँ हो तुम दोनों? अब तक तुम्हारी शादी खत्म नहीं हुई। शादी सुनते ही वो नासमझी से फोन देखने लगा। वो खुद में बड़बड़ाया, शादी। तभी दादाजी गुस्से से बोले, हाँ शादी। और अब अगर तुम्हारी पार्टी वार्टी बीत गई हो तो जल्द से जल्द वापस घर आओ, समझे? ये कहते ही उन्होंने फोन गुस्से में रख दिया। वही फोन रखते ही वंश अजीब सा मुंह बनाकर बोला, ये दादाजी क्या कह रहे हैं? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें सामने रियांश के बैग की तरफ गईं जहां रियांश आराम से बैग के सिरहाने से टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसका कल ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वही उसे उठ चुका देख वंश के चेहरे पर चमक आ गई। वो झटके से सोफे से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आधी नींद दादाजी ने खोल दी थी और आधी रियांश ने। वो उसके पास आया और जल्दी से उसके गले लग गया। वो खुशी के साथ बोला, रियांश तू ठीक है? तुझे होश आ गया? ये कहते हुए उसकी आंखें हल्की नम थीं। वही उसकी खुशी महसूस कर रियांश के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। वो बोला, हाँ वंश, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले में, जो शहर की भीड़ भाड़ से कोसों दूर था, उसके सामने एक नीले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। ये कोई और नहीं, गौरव था। वहीं उसके पीछे एक और आदमी उस गाड़ी से बाहर आया। ये था व्योम। अभी भी आंखों पर काला चश्मा डाले, चेहरे पर रोब लिए, वो सामने की तरफ देख रहा था। आज व्योम के चेहरे पर एक अलग सी सख्ती थी। जहां इंडिया में उसके चेहरे पर एक बचपना झलकता था, वहीं यहाँ अब उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। अगर उसके घर वाले उसका ये बदला रूप देख ले तो शायद एक बार को पहचान भी न पाए। व्योम उसी गहराई के साथ सामने की तरफ उस बंगले को देखने लगा। वो जगह जंगल के बीचों बीच थी, काफी सुंदर और काफी बड़ी। गौरव मुड़ा और व्योम को देखकर बोला, सर चलिए, आज से आप यहीं रहेंगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। वही व्योम भी अपनी आंखों से चश्मा निकालकर उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ आसपास उनके अलावा और कोई नहीं था। गौरव अंदर आते ही बोला, संध्या काकी। ये सुनते ही एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। सिंपल कॉटन की साड़ी, बालों का जुड़ा, उम्र लगभग उनकी माँ के बराबर। गौरव उन्हें देखकर व्योम से मिलवाते हुए बोला, ये है व्योम, सर रियांश सर के भाई, और आज से ये यही रहेंगे। ये सुनते ही संध्या काकी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये रियांश सर के भाई हैं? ये सुनते ही गौरव ने सिर हिला दिया। वो फिर व्योम की तरफ मुड़ा और बोला, सर ये है संध्या काकी, यहाँ इस बंगले की केयरटेकर। ये यहाँ कुकिंग का काम देखती है और इनके साथ 4-5 और नौकर भी हैं जो बंगले की देखभाल करते हैं। तभी वहाँ एक नौकर आया। उसे देख गौरव बोला, अरे अच्छा हुआ आप आ गए। गाड़ी से सर का सामान निकालकर उनके कमरे में पहुँचा दीजिए। ये सुनते ही वो आदमी सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। गौरव फिर व्योम की तरफ मुड़ा और बोला, आगे आपको कोई भी जरूरत हो तो आप काकी से कह सकते हैं। ये सुनते ही व्योम ने भी सिर हाँ में हिला दिया। वही संध्या काकी मुस्कुराकर बोली, बेटा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये कहते हुए वो रुकी, फिर बोली, मैं आपको बेटा कहूँ? ये सुनते ही व्योम ने उनकी बात काटकर कहा, जी
आप मुझे बेटा ही बुलाए। ये सुनते ही संध्या काकी मुस्कुराई। वो क्या है ना, मैं रियांश सर को भी बेटा ही कहती हूँ, आप उनके भाई हैं तो मुंह से निकल गया। ये सुनकर व्योम बोला, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, आप मुझे बेटा कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी उसकी बात सुनकर संध्या काकी बोली, ठीक है व्योम बेटा, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आपका खाना वही भेजवा देती हूँ, आप सफर से थक गए होंगे। वो मुनि और गौरव को देखकर बोली, मैं आपका खाना भी लगा देती हूँ। ये सुनते ही गौरव बोला, काकी आप चिंता मत करिए, आज मुझे बाहर मीटिंग के लिए जाना है तो मैं डिनर वही करूँगा, आप बस सर का ख्याल रखिए। मैं तब सर को उनका कमरा और ये जगह दिखा देता हूँ। वो व्योम को देखकर आगे बढ़ा। व्योम भी सर हिलाकर उसके पीछे चल दिया। दोनों सीढ़ियों से होकर आगे बढ़े। कुछ ही देर में गौरव व्योम को लेकर एक बड़े से कमरे के बाहर पहुंचा। उसने उस बंद कमरे का दरवाजा खोला और सामने का नजारा देख व्योम की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। वो बोला, ये क्या होगा, आगे कौन सा कमरा था वो और क्या देखा व्योम ने, वही दूसरी तरफ क्या रियांश बताएगा आगे वंश को एक्सीडेंट का सच। आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।